नमस्कार दोस्तों, न्यू उड़ान क्लासेज में मैं दिनेश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती आ रही है उसमें हिंदी विषय का पाठ्यक्रम मूल रूप से इस प्रकार से है। जिसमें आपसे कुल प्रश्न है वो 15 पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। इस आधार पर अंक है वो 45 है। तो दोस्तों 45 अंक की तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको ये एकमात्र ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन आसानी से दे सकता है। देखिए, बाकी के विषयों के साथ साथ आपको हिंदी विषय का विशेष रूप से 15 प्रश्न हैं और 1 प्रश्न आपकी जिंदगी बना सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और पाठ्यक्रम है वो मूल रूप से एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कि इसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसी में से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है जो निर्धारित है उसी में से दे रखा है। तो चलिए हम बात करते हैं इस कृषि पर्यवेक्षक का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। आपके 15 प्रश्न बनेंगे जिसमें प्रमुख बिंदु है संधि तथा संधि विच्छेद। संधि या संधि विच्छेद। इसमें आपसे संधि बनाने और संधि विच्छेद करने संबंधी आपसे 3 या 4 प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। देखिए कि हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका ये संधि या संधि विच्छेद। इसमें से प्रश्न बहुत ही सरल बनते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान भंग कर दिया तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। इसीलिए आपको पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के आप मेरे साथ बने रहिए। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी इच्छा है। अगला बिंदु है आपके इस कृषि पर्यवेक्षक में सामासिक पद। सामासिक पद यानी कि जिसे हम समास कहते हैं। समास जो मूल रूप से संधि के साथ साथ इतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछली जो भर्तियां थी उनमें समास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन साथ ही साथ समास की परिभाषाएं तक भी पूछ ली थी। तो ये 2 मूल रूप से आपके संधि और समास, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपका लगभग 30% पेपर कवर करता है। यानी इन दोनों में से 6 या 7 प्रश्न बनते हैं। लगभग 6 या 7 प्रश्न आपके संधि और समास से संबंधित है। दोस्तों फिर आगे लेकर के चलता हूं मैं आपका तीसरा बिंदु, जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय। देखिए, ये दोनों बिंदु हैं वो आपस में, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपसर्ग क्या है, किसी मूल शब्द या धातु से ठीक पहले जुड़ता है, और तो प्रत्यय क्या है, उस शब्द के पश्चात जुड़ता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाता है शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या है, यानी कि दिखने में एक जैसे शब्द हैं, दिखने में एक जैसे हैं, उच्चारण में भी ये लगभग समान है, लेकिन इनके अर्थ बहुत ही अलग अलग होता है। यानी कि अर्थ के अंदर गहराई छुपी हुई है। जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, दिखने में लगभग एक जैसे हैं, उच्चारण की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भी लगभग हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ बहुत ही ज्यादा अंतर आता है। तो ऐसे शब्द युग में इनका प्रयोग, इनसे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वाक्य दे रखा है, उस वाक्य के लिए आपको एक शब्द बनाना है। जैसे जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, जो जीने की इच्छा रखता है उसे
जिजीविषा कहलाती है, जिसे हम एकल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल शब्द। आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एकल शब्द दे दिया तो उसका वाक्य क्या होगा, ऐसा प्रश्न भी बनाया जा सकता है, या वाक्य देकर के उससे संबंधित ये पूछा जा सकता है इसका एकल शब्द क्या होगा। फिर आता है आपके अगला बिंदु है शब्द शुद्धि। देखिए, शब्द शुद्धि हिंदी व्याकरण का सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी यही चैप्टर है। शब्द शुद्धि, व्याकरणिक नियमों का अगर हमें ज्ञान है तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान है। अगर व्याकरणिक नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम शब्द शुद्धि में पूर्ण रूप से गलत कर देते हैं। इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न बनते हैं, यानी कि 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं जो हमें पटरी पर ला भी सकते हैं तो पटरी से उतार भी सकते हैं, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर इसके बाद में आता है वाक्य शुद्धि। अगर हमारी शब्द शुद्धि सही है तो फिर वाक्य शुद्धि में तो हमें इतना डरने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती, क्योंकि शब्द के अनुसार ही आगे वाक्य बनता है। शब्दों के योग से, शब्द के साथ में हम काल, वचन, लिंग और क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। वाक्य अशुद्ध होने के प्रमुख कारण क्या है? वाक्य शुद्धि में आपसे इससे संबंधित प्रश्न ऐसे बनाया जाता है कि अधोलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य पूर्ण रूप से सही है या पूर्ण रूप से गलत है। व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने वाला वाक्य गलत होगा। इसी प्रकार से फिर हमें है वो मुहावरे तथा लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियां, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको मुहावरा दे दिया, उसका वाक्य में प्रयोग वो पूछा जा सकता है, या फिर आपको लोकोक्ति देकर के लोकोक्ति देकर के आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग मूल रूप से यह है कि जो हमारी बोलचाल की भाषा है, लोकोक्तियां क्या होती है? हमारी जो बोलचाल की भाषा है, इस भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ, देखिए हम लोकोक्ति कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ हम खुद ग्रहण करते हैं, तो ऐसे प्रश्न बना करके आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ आपसे पारिभाषिक शब्दावली, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। देखिए, इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न बनेंगे। पारिभाषिक शब्दावली क्या है? मूल रूप से अंग्रेजी शब्द हैं, उनका हिंदी रूपांतरण या हिंदी शब्द का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है गजट। गजट का शाब्दिक अर्थ होता है राजपत्र। इसी प्रकार से आपसे अनुशंसा, अनुस्मारक या स्मरण पत्र या प्रार्थना पत्र या ऑफिशियल में, जैसे मान लीजिए कि आपसे मैनेजर शब्द पूछ लिया, उसका अर्थ क्या है? तो मूल रूप से जैसे ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों का हम हिंदी भाषा में अंग्रेजी का हूबहू हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण नहीं जानते, या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसका अंग्रेजी मीनिंग क्या है। तो ये आपकी पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित इसमें 2 या 3 प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी पार्ट है वो आपके ये है, इन्हीं में से आपके 15 प्रश्न बनेंगे जो आपके 45 अंक के हैं, और प्रत्येक चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ये पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण जो आपको पाठ्यक्रम दे रखा है उसे मैं सरल से सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।